मत रो वूलन, उठो। मैं संग्रह और अनुशंसा टिकटों की मांग करता हूँ, तब मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करूँगा। वूलन क्रूरता रोकने का मार्गदर्शन यहाँ है सीके टैलॉन और एट वोलारे की कृपा से। सफेद आत्मिक गोले के भीतर एक छोटा सा जीव शांति से रेंग रहा था। वो सचमुच बहुत छोटा था, केवल 10 सेंटीमीटर लंबा और किसी बच्चे की उंगली जितना पतला। उसका शरीर मिट्टी जैसा पीला था और अगर ध्यान से देखा जाए तो उस पर छोटे छोटे हीरे के आकार के शल्क दिखाई देते थे। क्या ये एक आत्मिक आत्मा है? तांगजियारिन ने संदिग्ध स्वर में आत्मागुरु को देखते हुए पूछा। लगभग हर कोई पहचान सकता था कि ये छोटा सा जीव क्या था। ये एक साधारण घास का सांप था, जो पूरी तरह से हानि रहित और छोटा जीव होता है। यद्यपि यह सांप की प्रजाति का था, परंतु अपने वंश में ये सबसे कमजोर था। एक पूरी तरह से विकसित घास का सांप लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा और उंगली जितना मोटा होता है। ये केवल छोटे कीड़ों पर ही जीवित रह सकता है। यदि इसे सरल शब्दों में वर्णित किया जाए तो केवल 4 शब्द पर्याप्त होंगे। मानव द्वारा पाला गया हानि रहित जीव। जब से उसका आत्मिक हथियार जागृत हुआ और उसे ये ज्ञात हुआ कि उसमें आत्मिक शक्ति है, तांग बुलिन ने अपने पहले आत्मिक आत्मा के बारे में असंख्य कल्पनाएं की थी। उसने कल्पना की थी कि जब उसका आत्मिक हथियार किसी आत्मिक आत्मा से जुड़ जाएगा तो वो शक्तिशाली बन जाएगा, उसे कोई शानदार आत्मिक कौशल प्राप्त होगा और वो सच्चा सोल मास्टर बन जाएगा। कल्पनाएं करना आसान था, पर वास्तविकता निर्दयी थी। घास का सांप? ये तो शक्ति का प्रश्न भी नहीं था, ये तो इस बात का प्रश्न था कि ये सचमुच एक आत्मिक आत्मा कहलाने योग्य भी है या नहीं। आत्मागुरु भी उस छोटे से घास के सांप को स्तब्ध होकर देख रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी और कुछ कड़वे स्वर में बोला, बदकिस्मती आती है तो साथ में सब कुछ ले आती है बच्चे, तुम्हारी किस्मत वाकई। उसे पता था कि कृत्रिम आत्मिक आत्माएं अब भी उन आत्मिक पशुओं के जीन पर निर्भर करती थी जिनसे वे बनाई जाती थी, पर आत्मिक पशुओं के विलुप्त होने के कारण उनके जीन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। आत्मा टॉवर के शोधकर्ताओं ने कई बार गैर आत्मिक पशु जीनों से आत्मिक आत्माएं बनाने का प्रयास किया। प्रयोग सफल तो हुआ, पर लक्ष्य थोड़ा अत्यंत कमजोर आत्मिक आत्माएं थी। मूलतः कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। निसंदेह ये घास का सांप उन्हीं दोषपूर्ण उत्पादों में से एक था, बल्कि ये तो ऐसा आत्मिक आत्मा था जिसमें आत्मिक पशु के जीन का नामो निशान भी नहीं था। ये आत्मिक आत्मा उस मशीन के 100वें स्लॉट में थी जिसमें हमेशा 100 आत्मिक आत्माएं रखी जाती थी। आत्मागुरु ने एक और लंबी सांस ली और सिर हिलाया। ये सचमुच एक आत्मिक आत्मा है, लेकिन बहुत कमजोर है। इसका निष्कर्षण हो चुका है, इसलिए तुम्हें इसे 24 घंटे के भीतर अपने आत्मिक हथियार से जोड़ना होगा, वरना ये मर जाएगी। तुम स्वयं निर्णय लो। यदि नहीं जोड़ना चाहते तो भविष्य में कोई और आत्मिक आत्मा चुन सकते हो। तांगजियारिन ने अपने निष्प्राण बेटे को देखा और अपने हृदय के दर्द को मुश्किल से दबा पाया। उसने बेटे के कंधों पर हाथ रखा और कहा, लिन लिन, चलो घर चलते हैं। तांग बुलिन बिना कुछ बोले धीरे धीरे चल पड़ा। रुको जरा। आत्मागुरु का हृदय पिघल गया। वो उन्हें रोकते हुए बोला, तुम्हें इस आत्मिक आत्मा को त्याग देना चाहिए। यद्यपि ये प्रयोग का सफल उत्पाद है, लेकिन फिर भी उसने करुणा के कारण उस घास के सांप की उत्पत्ति समझा दी। तांग बुलिन को याद नहीं कि वो घर कैसे पहुंचा। पूरे रास्ते उसने आत्मिक गोले को अपने सीने से लगाए रखा। वो घास का सांप बहुत प्यारा लग रहा था और उस गोले से बाहर निकलने से भी नहीं डरता था। वास्तव में इतनी निम्न स्तर की आत्मिक आत्माओं में कोई बुद्धि नहीं होती। आत्मिक हथियार से जुड़ने से पहले वो अपने वातावरण को भी नहीं समझ पाती। उदास मत हो बेटा, मैं कुछ उपाय करूंगा, पैसा जुटाऊंगा, तुम निश्चित रहो। मैं जरूर थोड़े ही समय में पर्याप्त धन इकट्ठा कर लूंगा ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छी आत्मिक आत्मा खरीद सकूं। तांगजियारिन की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। अपने बेटे के लिए उसने हर कठिनाई का सामना करने का निश्चय कर लिया था। तांग बुलिन ने हल्के से सिर हिलाया। पिताजी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। एक तरफ चुपचाप बैठी नार उठी और उसके पीछे चली गई। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपने हाथों में पकड़ी आत्मिक आत्मा को देखने लगा। फिर उसने अपने कठोर हथौड़े से घिसे हाथों को देखा। आखिरकार आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। जब उसका आत्मिक हथियार जागृत हुआ और उसे ज्ञात हुआ कि उसमें आत्मिक शक्ति है, आत्मिक हथियार जैसी बेकार आत्मा निकली, तब भी उसने आंसू नहीं बहाए थे। आखिर उसमें आत्मिक शक्ति थी और जब तक शक्ति थी तब तक आशा थी। जब पिता ने कहा था कि घर की हालत अच्छी नहीं है और उनके पास आत्मिक आत्मा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तब भी वो नहीं रोया था। पिता ने सिखाया था कि हर व्यक्ति को अपने काम की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। वो खुद मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा और परिवार की मदद करेगा।
जब वो पहली बार मंगत्यान के कार्यशाला में गया था और उसे 1000 बार हथौड़ा चलाना पड़ा था, तब उसके हाथ टूटने जैसे दर्द करते थे। वो खुद खाना तक नहीं खा पाता था। फिर भी उसने आंसू नहीं बहाए थे। उसने मेहनत जारी रखी, परीक्षा पास की और एक उम्मीद की किरण देखी। जब तक उम्मीद थी तब तक अवसर था। 3 साल तक उसने दिन रात लोहे पर प्रहार किया। जब उसके साथी खेलते थे वो मेहनत करता था। वो अधिक समय तक ध्यान करता, पीड़ा सहता, पर कभी नहीं रोया। वो हर दिन मुस्कुराता और अपने माता पिता से कहता, चिंता मत करो। लेकिन आज वो रोया। 3 साल की मेहनत के बाद उसने पैसे जमा किए थे, आत्मिक शक्ति का 10वां स्तर प्राप्त किया था। 30,000 सिक्के, उसकी सारी मेहनत का परिणाम। पल भर में वो 30,000 सिक्के इस आत्मिक आत्मा में बदल गए, जिसमें आत्मिक पशु के जीन का नामो निशान भी नहीं था। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी ताकत, उसका पूरा आत्मविश्वास एक पल में बिखर गया। उसकी दृढ़ता, उसका साहस, उसका संकल्प, सब कुछ आंसुओं में बदल गया। बूंद बूंद वे आंसू गिरते गए। वे आंसू आत्मिक गोले पर गिरे, उस छोटे से घास के सांप को भिगोते हुए। सांप ने हल्का सा शरीर मोड़ा, मानो उन खारे आंसुओं का स्वाद ले रहा हो। एक नाजुक हाथ आगे बढ़ा उसके आंसू पोंछने के लिए। नार उसके सामने खड़ी थी, उसकी अपनी आंखें भी लाल थी। उस पल ऐसा लगा जैसे दोनों के दिल एक हो गए हों। नार ने उसके मन का सारा दर्द और पीड़ा महसूस की। निराशा, दुख और अंधेर भाव तांगवुलिन के दिल में गहराई से छा गए। वो चिल्लाना चाहता था, पर ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज, उसका सारा बल खो गया हो। भैया, भैया, मत रो। आंसू पूछे बिना ही नार आगे बढ़ी और उसका सिर अपनी बाहों में ले लिया। तांगवुलिन सुबकते हुए बोला, क्यों? आखिर क्यों आसमान मेरे साथ इतना अन्याय करता है? इतनी मेहनत के बाद भी मुझे एक भी मौका क्यों नहीं मिलता? मैं आत्मिक विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मिक विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अनुवाद को संवाद शैली में रखूं, उपन्यास जैसी भावना के साथ, या इसे साहित्यिक अनुवाद की तरह अधिक परिष्कृत बनाऊं? नायर, क्या मैं कमजोर हूं? तांगवुलिन ने अपने आंसू पोंछते हुए सिर उठाकर पूछा। नायर ने जोर से सिर हिलाया। तांगवुलिन ने अपने हाथ में स्पिरिट सोल की ओर देखा। उस छोटे से घास के सांप ने स्पिरिट सोल बॉल में मस्त होकर इधर उधर घूमते हुए कुछ खास नहीं किया। तुम पहले जा सकती हो नायर, मुझे स्पिरिट सोल के साथ मिलाना है, तांगवुलिन ने कड़वे शब्दों में कहा। नायर ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं है। तांगवुलिन ने मुस्कुराने की कोशिश की। हमारी मम्मी और पापा हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनका बोझ नहीं बढ़ा सकता। पापा ने अभी कहा था कि वो मुझे एक और स्पिरिट सोल खरीदने के लिए पैसे कमाने में मदद करेंगे, लेकिन हमारी फैमिली के पास पहले ही ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि मम्मी पापा के लिए एक और बोझ बने। अगर ये अच्छा नहीं भी है, तो भी ये एक स्पिरिट सोल है। इससे मुझे एक आधिकारिक सोल मास्टर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही पापा को और परेशान नहीं होना पड़ेगा। नायर उसे चुपचाप देखती रही। बड़े भाई, तांगवुलिन ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ, ये केवल मेरा एक सपना था। मैं से भी शायद एक मास्टर फौजर बनना मेरे लिए ज़्यादा सही है। इस क्षण में तांगवुलिन की गहरी मुस्कान नायर के दिल में चिरस्थायी रूप से अंकित हो गई। ये एक प्रकार की आशावादी मुस्कान थी, जिसमें राहत और लाचारी छुपी हुई थी, जो उसकी गहरी उदासी को छिपा रही थी। उसने नायर को कमरे से जाते हुए देखा, फिर वो अपने लिप को काटते हुए फिर से घास के सांप की ओर देखने लगा। उस क्षण में जैसे ही उसने उसे देखा, उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ने लगीं। उसे पता था कि जब वो इस स्पिरिट सोल से मिल जाएगा, तो वो अपने शक्तिशाली सोल मास्टर बनने के सपने को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन वो क्या कर सकता था? उसने धीरे से स्पिरिट सोल बॉल को छुआ। एक स्पिरिट सोल ज्यादा भौतिक रूप से मौजूद नहीं होता, स्पष्ट रूप से इस तरह के निम्न गुणवत्ता वाले सोल जैसा। उसकी उंगली घास के सांप के शरीर से धीरे से गुजर गई। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो जब उसने खुद को लपेट लिया और एक पल के लिए तंग होकर उसकी उंगली के चारों ओर लिपट गया और अपनी छोटी सी जीभ को बाहर निकालकर जैसे उसे चाटने की कोशिश की। उसने अपना हाथ चेहरे के पास लाकर घास के सांप की छोटी सी आंखों में झांका। उसकी आंखें धुंधली और अस्पष्ट थीं, उनमें आतंक की हल्की सी झलक थी। ये भी एक जीवित प्राणी था, और यदि वो इसके साथ नहीं जुड़ा तो ये 24 घंटों के भीतर हमेशा के लिए विलीन हो जाएगा। एक बेकार मार्शल सोल और एक दोषपूर्ण स्पिरिट सोल,
यही तो सही है, तांग वुलिन ने अपने आप पर मजाक उड़ाते हुए कहा और उसने अपनी हथेली पलटकर अपने सोल पावर का इस्तेमाल किया, जिसे नीली आभा से ब्लू सिल्वर घास प्रकट हुई। घास का सांप इंस्टिंक्टिवली घास को महसूस कर चुका था और तांग वुलिन की उंगली पर चढ़ने लगा, फिर जल्दी से ब्लू सिल्वर घास के पास पहुंच गया। ब्लू सिल्वर घास से निकलने वाली नर्म नीली रोशनी ने अचानक एक शक्तिशाली आभा छोड़ी। जब ये घास के सांप पर पड़ी तो इसके शरीर से हल्की सी मिट्टी जैसी पीली आभा प्रकट हुई। ये तांग वुलिन का पहला अनुभव था जब उसने एक स्पिरिट सोल के साथ मिलाया था, लेकिन लिन शिमेंग ने पहले ही क्लास में स्पिरिट सोल के बारे में पढ़ाया और मिलाने का अनुभव समझाया था। एक हल्का सा मन तांग वुलिन के दिमाग में प्रवेश कर गया। वो दयालु था और डर भी था, लेकिन इसमें एक प्रकार की निर्भरता भी थी। तांग वुलिन ने अपनी आत्मा खोला और उसे अंदर स्वीकार किया। जैसे ही वो मिला, ब्लू सिल्वर घास में तुरंत परिवर्तन होने लगे। उसकी आत्मा शक्ति तीव्रता से बढ़ने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी ध्यान की स्थिति में चला गया, जबकि उसका फ्यूजन जारी था। घास का सांप अपनी जगह से मुड़ते हुए तांग वुलिन के हाथ में घूमता रहा। पहले संपर्क के अलावा कुछ और शेयर नहीं हुआ। ये निम्न ग्रेड के स्पिरिट सोल की बुद्धिमत्ता थी। जितना शक्तिशाली एक स्पिरिट सोल होगा, उतना ही बुद्धिमान होगा। एक पर्पल रैंक से ऊपर का स्पिरिट सोल तो अपने होस्ट से संवाद भी कर सकता है, किंतु ये सब तांग वुलिन के लिए केवल किंवदंतियां थी। घास का सांप का मिट्टी जैसा शरीर धीरे धीरे नीले रंग में रंगने लगा और ब्लू सिल्वर घास का विकास होने लगा। जो पहले कमजोर और नाजुक था, वो जल्द ही अंगूठे जितना मोटा हो गया और लताओं जैसा दिखने लगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी सतह पर हल्के से तराजे के निशान दिखाई देने लगे थे। अब वो पहले जैसा नाजुक नहीं था। घास का सांप अब थोड़ा बड़ा हो गया था और उसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर हो गई थी। उसकी खाल पर एक नीला धब्बा भी दिखाई दे रहा था। ये मिलन बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। घास के सांप की आत्मा शक्ति बहुत कमजोर थी। ये बिल्कुल भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थी। भले ही ब्लू सिल्वर घास एक बेकार मार्शल सोल था, लेकिन तांग वुलिन की आत्मा शक्ति पहले ही स्पिरिट ओरिजिन के मध्य स्तर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो इस फ्यूजन में पूरी तरह से सफल हो गया। ब्लू सिल्वर घास अब लंबी हो गई थी और लताओं की तरह तांग वुलिन के शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। तांग वुलिन की आत्मा शक्ति अचानक से बेतहाशा झपकी जब वो अपने बॉटलनेक से टकराई और साथ ही उसने अपने मार्शल सोल में सुधार किया। उसके पूरे शरीर में हल्कापन महसूस होने लगा, जैसे उसके दांटियान में संकेंद्रित आत्मा शक्ति, जो कि असंख्य रेशों में बंटी थी, उसके शरीर के हर कोश में प्रवेश करने लगी थी। उसकी कोशिकाएं उत्तेजित हो गईं और पूरी तरह से ऊर्जा से भर गईं। उन्हें एक हल्का और निराशा से मुक्त एहसास हुआ, जिससे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। तभी अचानक तांग वुलिन को अपनी रीढ़ की हड्डी से एक गर्माहट का एहसास हुआ। ये गर्माहट जल्द ही जलन की स्थिति में बदल गई और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पूरे शरीर में फैल गई। उसके आसपास का आभा मंडल कुछ बदलने लगा। जिस ब्लू सिल्वर घास ने अभी अभी सुधार किया था और छोटा घास का सांप दोनों जड़ से जम गए और रुक गए। तांग वुलिन के माथे से फिर से हल्की सुनहरी रेखा प्रकट हुई, जो तेजी से उसकी रीढ़ की हड्डी से आकर मिल गई। ये सुनहरी रेखा पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। अब ये न केवल उसके शरीर में फैल चुकी थी, बल्कि उस छोटे घास के सांप और ब्लू सिल्वर घास पर भी फैल गई, जो अभी अभी सुधारित हुई थी। जो पहले गहरे और मंद रंग के ब्लू सिल्वर घास थी, अब उसमें सुनहरी रेखा की झलक आ रही थी, जो उसके सिरे तक फैल गई। इसके बाद इस घास में एक और बदलाव आया। ये ऐसा था जैसे घास ने अचानक एक कंकाल प्राप्त कर लिया हो और उसकी लचीलेपन भी बहुत बढ़ गई थी। साथ ही घास की सतह पर हल्के से चमकदार लुक आ गया और एक सुनहरी रेखा के साथ हल्की नीली चमक दिखाई देने लगी, और अब ये पहले से कहीं अधिक आकर्षक और मजबूत हो गई थी। वही परिवर्तन उस छोटे घास के सांप पर भी दिखाई दिया, जब उसका मिट्टी सा पीला शरीर धीरे धीरे सुनहरा पीला हो गया। अब उसकी चमड़ी की परतें हल्के से बाहर उभर आई थीं और उनमें एक विशिष्ट चमक झलक रही थी। वे सुनहरी धारियां उसकी पूंछ से शुरू होकर शरीर के ऊपर चढ़ती गई और उसके सिर पर एक बिंदु पर जाकर मिल गईं। घास का सांप अपनी पहले की 8 सेंटीमीटर लंबाई से 1 सेंटीमीटर बढ़ गया था। उसकी उभरी हुई छोटी चमकदार परतें अब सुनहरे रंग की हो गई थी। उसकी आंखों में पहले जो धुंधलापन था वो गायब हो गया था और अब उनमें स्पष्टता आ गई थी। बहुत गरम, आह कितना गरम! तांग वुलिन को ये पता नहीं था कि उसके शरीर में क्या हो रहा है। इस समय वो केवल एक अवर्णनीय पीड़ा महसूस कर रहा था, जैसे उसका पूरा शरीर किसी भट्टी में तपाया जा रहा हो।
अज्ञात समय बीत जाने के बाद वे झुलसाने वाली गर्मी धीरे धीरे ठंडी पड़ गई, लेकिन उसकी जगह एक सुन्नता ने ले ली जो पूरे शरीर में हड्डियों तक फैल गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत कीड़े उसके शरीर में रेंग रहे हों। टांग बुलिन दर्द से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसे तो अब वह झुलसाने वाली गर्मी भी अच्छी लगने लगी थी जो पहले थी। ये पीड़ा इतनी भयानक थी कि उसका शरीर मौत की मुक्ति की कामना कर रहा था, पर उसका मन अत्यंत स्पष्ट था। वो अपने शरीर के हर हिस्से का दर्द साफ साफ महसूस कर सकता था। अगर पहले वाला स्पिरिट मास्टर इस समय उसकी मानसिक शक्ति का परीक्षण करता तो उसे पता चलता कि इस यातना के बीच टांग वुलेन की आध्यात्मिक शक्ति लगातार बढ़ रही थी। धीरे धीरे उसका दर्द समाप्त हो गया और साथ ही उसकी चेतना भी धुंधली होने लगी। पसीने से भीगे कपड़ों के नीचे उसके शरीर पर फैली सुनहरी रेखाएं गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी त्वचा के भीतर समा गई। ब्लू सिल्वर ग्रास पीछे हटती ज्वार की तरह सिमट गई और छोटा घास का सांप टांग वुलेन की हथेली के खोखले हिस्से में रिंग गया। उसके माथे की सुनहरी चमक भी फीकी पड़ गई और उसका शरीर फिर से पहले जैसा साधारण हो गया। जब टांग जीरान खुशी खुशी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि नार दरवाजे पर खड़ी है। बड़ी भाई स्पिरिट सोल से जुड़ रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। नार ने दृढ़ता से कहा। क्या कहा तुमने? वो पहले ही फ्यूजन शुरू कर चुके हैं। टांग जीरान ने स्तब्ध होकर पूछा। हाँ, बड़े भाई ने कहा कि वो माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहते। नार ने सिर हिलाया। टांग जीरान कुछ कदम पीछे हटे और कुर्सी पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर पीड़ा उभार आई थी। उन्होंने अपने सिर पर जोर से हाथ मारा और बुदबुदाए, टांग जीरान, तुम सच्चाई का सामना क्यों नहीं कर सकते? तुम इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारी कमजोरी की वजह से ही तुम्हारे बेटे को ये सब सहना पड़ा। उनके हाथ में पकड़े बड़े फेडरल कॉइन मेज पर बिखर गए। बहुत देर हो चुकी थी, अब कुछ नहीं हो सकता था। वो अचानक उठे। नार, वुलेन को फ्यूजन करते कितना समय हो गया? थोड़ी ही देर बाद जब आप गए थे। नार ने बोली। अब तक खत्म नहीं हुआ? इतने समय में तो पूरा हो जाना चाहिए था। चलो जल्दी जाकर देखते हैं। नार ने थोड़ी देर झिझकने के बाद सिर हिलाया। दरवाजा खोलते ही टांग जीरान ने देखा कि टांग वुलेन बिस्तर पर लेटा हुआ है। वुलेन? उन्होंने चिल्लाते हुए अपने बेटे के पास दौड़ लगाई। बिस्तर के पास स्पिरिट सोल बॉल रखी थी जो अब खाली थी। घास का स्पिरिट सोल उसमें नहीं था। टांग वुलेन के माथे पर शिकन थी और उसके कपड़े पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। टांग जीरान का दिल खुद को दोष देने से भर गया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि फ्यूजन के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए था। जरूर कोई गड़बड़ हुई थी। टांग वुलेन गहरी नींद में था, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थी। 2 आंसू टांग जीरान की आंखों से बह निकले जब उन्होंने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। मेरा बेटा सिर्फ 9 साल का है और उसे इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। माफ करना बेटे, ये सब तुम्हारे पिता की नाकामी की वजह से हुआ। नार चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी सुंदर बैंगनी आंखों में फिर से एक उलझन झलक रही थी। शाम के समय टांग वुलेन जागा। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे अपने आसपास का एहसास होने लगा। वो अचानक उठ बैठा। उसे अपने शरीर में भारी परिवर्तन महसूस हो रहा था। वह झुलसाने वाली गर्मी और सुन्नता गायब हो चुकी थी और अब उसका शरीर अत्यंत हल्का लग रहा था। उसकी माँ ने उसके लिए साफ कपड़े भी बदल दिए थे। सांस लेना अब उसे सुखद लग रहा था। उसका पूरा शरीर हल्का तथा ताज़ा महसूस कर रहा था। उसके शरीर में आत्मिक शक्ति, सोल पावर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत लग रही थी। बस एक विचार से ही उसके शरीर से सोल पावर की एक परत निकल आई। रैंक 11। उसने स्तर 11 प्राप्त कर लिया था। अब वो वास्तव में एक सोल मास्टर बन चुका था। हालांकि छोटा घास का सांप एक दोषपूर्ण स्पिरिट सोल था, फिर भी उसने अपना कार्य पूरा किया था। उसके दिल में हल्का दुख आया। भले ही मैं बहुत बड़ा सोल मास्टर ना बन पाऊं, पर अब मेरे पास सोल पावर है। कम से कम मैं एक अच्छा लोहार तो बन ही सकता हूं। ये सोचकर उसने जोश में अपनी बाहें हिलाईं। पाह! एक हल्की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। टांग वुलेन उस एहसास से अचंभित रह गया जो उसने हवा में बाहें घुमाते हुए महसूस किया था। ये क्या हो रहा है? उसने मन ही मन कहा। तभी दरवाज़ा खुला और 3 वयस्कों के साथ एक बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। बेटे तुम ठीक हो ना? उसकी माँ लांग्युए रोती हुई उसके पास दौड़ी और उसे गले से लगा लिया। खिड़की के बाहर आसमान अंधेरा हो चुका था। ये शाम का समय था। टांग वुलेन को याद आया कि उसने सुबह फ्यूजन शुरू किया था, यानी ये पूरा दिन बीत गया था। टांग लांग्युए, टांग जीरान और नार के साथ एक और व्यक्ति भी था, टांग वुलेन का फोर्जिंग शिक्षक मंगतियान। वो उस दिन काम पर नहीं गया था, इसलिए मंगतियान ने सोल कम्युनिकेटर से संपर्क किया और खबर सुनते ही तुरंत चला आया। मैं ठीक हूँ माँ, उसने धीरे से कहा। लांग्युए ने उसकी ओर देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटे, अब सोल मास्टर बनने की कोशिश मत करो। एक साधारण इंसान बनकर रहना ही ठीक है। टांग वुलेन मुस्कुराया।
माँ, सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं सच्चा सोल मास्टर बन गया हूँ। रैंक 11 पर पहुँच गया हूँ। फ्यूजन बिना किसी परेशानी के पूरा हुआ। वो घास वाला स्पिरिट सोल मेरे मार्शल सोल के लिए एकदम उपयुक्त था। अगर कोई शक्तिशाली स्पिरिट सोल होता तो शायद मैं फ्यूजन ही नहीं कर पाता। माँ की आंखों से आंसू फिर से बह निकले। टांगजीरान ने लंबी सांस ली। अब जब सब खत्म हो चुका था तो इस विषय को आगे बढ़ाना व्यर्थ था। स्पिरिट सोल फ्यूजन वापस नहीं किया जा सकता था, और अगर वो ये बताता कि उसने पैसे की व्यवस्था कर ली थी तो वुलन को और दुख होता। रैंक 11? अपना मार्शल सोल निकालो, मैं देखना चाहता हूँ। मंगतियान ने गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा।